जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए फिजिक्स का वो क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। और यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं और आगे पूछे जाने की इससे कहीं ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। प्यारे साथी, ठीक है, आप एक पेन और कॉपी उठाइए और अपने स्वर्ण भविष्य को स्वर्ण पेन से लिख डालिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और प्रश्न नंबर फर्स्ट पर देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट में दिया हुआ, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो है वह बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बड़ा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है छोटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बराबर और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है छोटा बड़ा दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो केवल छोटा प्रतिबिंब होता है प्यारे साथियों, ठीक है, और इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि उत्तल दर्पण में बनता है और केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है प्यारे साथियों, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें बड़ा, छोटा और बराबर ये तीनों प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनते हैं और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है, सेंटीग्राम तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटीग्राम और फ़ारेनहाइट जो है यह किस अंश पर एक समान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है वह एक दूसरे को बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, बल निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के दर को कहते हैं। तो बल जो है जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं, इसे हम लोग किस परिवर्तन के दर से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ वेग, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ संवेग एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कार्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बल संवेग में परिवर्तन को दर को वेग कहते हैं, यानी एफ बराबर डी बटा डी फार्मूला होता है प्यारे साथियों, ठीक है। एफ बराबर डी बटा डी कहते हैं, इसीलिए हम लोग बल को जो है संवेग में परिवर्तन के दर को हम लोग बल कहते हैं, ठीक है। और एफ बराबर एक और फार्मूला होता है, एफ बराबर एम ए। यहाँ पे देखिए एम जो है यहाँ पे द्रव्यमान है और ए यहाँ पे त्वरण है, ए यहाँ पे त्वरण है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है। तो प्रेरकत्व का विमीय सूत्र, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ml2 टी के पावर -2 और ए के पावर -1 जो है वह प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, किस वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह 20 kg दिया हुआ है, यानी कि m बराबर दिया हुआ है कितना, 20 kg। तो पृथ्वी का वजन ज्ञात कीजिए। वजन यानी कि भार, भार पूछ रहा है। तो भार बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी W बराबर फार्मूला होता है mg, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए g का मान यहाँ पे हम लोग 10 माने हुए हैं। तो यहाँ पे m का मान दिया हुआ है कितना, 20, तो 20 हो गया और g का मान दिया हुआ है गुना करेंगे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि 200, यहाँ पे भी देखिए कन्फ्यूजन दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, पास्कल दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है भार का, ठीक है। तो 200 को क्या चीज़ हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 न्यूटन प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, टॉप 2 फ़ारेनहाइट और 2 माइक्रोफराइड एंड 5 माइक्रोफराइड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ी गई है, तो समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। यानी कि सी बराबर पूछ रहा है समतुल्य धारिता, यहाँ पे समांतर के लिए होता है सी बराबर C1 प्लस C2 होता है प्यारे साथी, ठीक है। संधारित्र का यहाँ पे फार्मूला होगा समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2। अगर श्रेणी क्रम में पूछे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है प्यारे साथी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समांतर क्रम में पूछ रहा है, तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे समांतर क्रम में पूछ रहा है तो C1 प्लस C2 है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे,
2 माइक्रोफराइड प्लस 5 माइक्रोफराइड, तो यहाँ पे 2 और 5 कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि 7 माइक्रोफराइड जो है राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। ठीक है, अगर यहाँ पे समांतर ना देके श्रेणी बोलता तो श्रेणी देता तो हम लोग यहाँ पे करते 1/2 प्लस 1/5। अब इसको सोल्व करते हैं तो 10 होता, और यहाँ पे 5 और 2 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/7 जो है वह श्रेणी क्रम में आंसर आता प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 को। तो चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात किसके बराबर है। तो चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात किसके बराबर है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.84 जो है वह चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति होती है। तो प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति कितना होती है तो इसकी आवृत्ति जो है 20,000 से अधिक होती है प्यारे साथियों। प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 से अधिक होती है, और इसे केवल कौन सुनता है, तो जानवर लोग ही सुन सकता है। जानवर जो है इसे जानवर सुन सकता है, जैसे में कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब जो है वह प्रसर्व तरंगे को सुन सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 20,000 से अधिक जो है वह प्रसर्व तरंग की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका किरण क्या होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि यह कांच है और यह जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब से जो है वह दूर भागेगी प्यारे साथियों। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि अभिलंब से दूर भागेगी। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, यानी वह विरल से सघन में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो दो प्रोटॉन के बीच निम्नलिखित में से सबसे अधिकतम कौन सा बल लगता है। तो दो प्रोटॉन के बीच जो है वह सबसे अधिकतम जो है यह न्यूक्लियस बल लगता है प्यारे साथियों। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न भी आई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है। तो वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण के सिद्धांत पर जो है और वॉशिंग मशीन कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या हो गया। ठीक है, अगर त्रिज्या की ओर, अगर केंद्र की ओर जो है अगर बल लगता है तो उसे हम लोग अपकेंद्रण बल कहते हैं। अगर त्रिज्या से बाहर की ओर बल लगे, केंद्र की ओर नहीं, अगर बाहर की ओर बल लगे तो उसे हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल के रूप में हम लोग जानते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। निम्नलिखित में से न्यूनतम तापमान संभव है। तो न्यूनतम तापमान जो है वह -273 केल्विन संभव है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। पृथ्वी के उपग्रह तथा कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह और कक्षीय वेग जो है वह निर्भर करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए कक्षा की त्रिज्या पर जो है वह पृथ्वी के उपग्रह और कक्षीय वेग जो है वह निर्भर करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह 0 होता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 5 केजी के वस्तु को कितना ऊपर उठाया जाए कि 500 जूल कार्य करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 केजी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान जो है वह दिया हुआ है। तो m बराबर 5 केजी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग डाटा को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जूल यानी कि यहाँ पे कार्य का मान दिया हुआ है। तो कार्य जो है, तो कार्य यहाँ पे दिया हुआ है W बराबर 500 जूल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है जो कि चाल निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
चाल या हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, W बराबर mgh फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए W का मान दिया हुआ है, तो W का मान हम लोग लिखेंगे 500, यहाँ पे M का मान दिया हुआ है 5 और G का मान हम लोग यहाँ पे 10 माने हैं, और H निकालना है, हाइट को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे हाइट बराबर कितना आएगा, 10 मीटर जो है वह हाइट आ गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 10 मीटर जो है इसका हाइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल दाब का अचानक गिर जाना क्या प्रदर्शित करता है। तो वायुमंडल दाब जो है वह अचानक गिर जाता है तो क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तूफान, गर्मी प्रदर्शित करता है, साफ मौसम प्रदर्शित करता है, कि वर्षा प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब वायुमंडल दाब जो है अचानक गिरने लगे तो तूफान आएगा प्यारे साथी, ठीक है। अगर वायुमंडलीय दाब का जो है अगर अचानक नहीं, अगर धीरे धीरे गिरे तो वह वर्षा आएगा। अगर वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ने लगे तो वह साफ मौसम का संकेत देता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर। बैरोमीटर को जो है हम लोग प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है वर्षा की बूंद गोल होती है, इसका कारण क्या है। तो वर्षा का बूंद जो है वह गोल होती है, इसका कारण क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका कारण प्यारे साथियों पृष्ठ तनाव है, जिसके कारण जो है वह वर्षा की बूंदें गोल होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है जी के मान माध्यम पर निर्भर करता है, एक नियतांक है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या ताप पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जी का मान है वह नियतांक है, वह कितना है, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 जो है वह जी का मान है प्यारे साथियों, ठीक है। तो जी का मान एक नियतांक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर को देखेंगे। यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। प्रतिरोध यानी कि भी बराबर भी समानुपाती आर होता है, और इस समानुपाती को हटाएंगे, सॉरी भी समानुपाती आई होता है। अगर इस समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे आई आर हो जाएगा, यानी कि समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे आर आ जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो भी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रेक्षक और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो प्रेक्षक और प्रवर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 मीटर जो है वह प्रतिध्वनि को सुनने के लिए प्रेक्षक और प्रवर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, जो कि उसे हम लोग कूलॉम से सूचित करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वह कूलॉम है। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर किसका मात्रक है, तो यह विद्युतीय धारा का, विद्युत धारा का जो है वह विद्युतीय धारा का एम्पियर मात्रक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ध्वनि का परावर्तन पर जो है वह डॉक्टर द्वारा जो लगाया जाता है स्टेथोस्कोप है वह ध्वनि का परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे साथी, ठीक है। स्टेथोस्कोप द्वारा नापे जाने वाला होता है वह 120/80 होता है। तो आपका बिल्कुल तबीयत ठीक है, ठीक है। बीपी आपका बढ़ा नहीं है, नापा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो कि इसे हम लोग जूल कहते हैं प्यारे साथी, ठीक है। अगर इस ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कह देता तो सीजीएस मात्रक हम लोग इसे अग्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओम अभी बताएं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, और एम्पियर जो है ये किसका मात्रक है, तो यह विद्युतीय धारा का मात्रक है, विद्युतीय धारा का। और यह डेसिबल
जो कि हम इसे ध्वनि को मापते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी इकाई है, तो इसे हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, मोटर गाड़ी के साइड की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, उत्तल दर्पण जो है वह मोटर गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है। ठीक है, अगर यही बोले कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण रहता है, तो मोटर गाड़ी की हेडलाइट में जो है वह अवतल दर्पण होता है प्यारे साथी। ठीक है, आप लोग इसे कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो मोटर गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण और मोटर गाड़ी का साइड मिरर में जो है वह उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनते हैं प्यारे साथी। और समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, रेडियोधर्मिक का खोज किसके द्वारा किया गया है। तो रेडियोधर्मिक का खोज जो है किसके द्वारा किया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हेनरी बेक्यूलर द्वारा जो है वह रेडियोधर्मिक की खोज किया गया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो है वह किस रंग का होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, तो यह बैगनी का जो है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है प्यारे साथी। ठीक है, विचलन सबसे अधिक किसका होता है, तो विचलन सबसे अधिक जो है वह बैगनी तरंग का होता है, और सबसे कम विचलन जो है वह लाल तरंग का होता है। यहाँ पे विचलन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो कार का बैटरी में हम लोग कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स एक केमिस्ट्री का सवाल आ गया है। ठीक है, तो कार के बैटरी में हम लोग कौन सा एसिड का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है हम लोग कार के जो है बैटरी के रूप में हम लोग एसिड का प्रयोग करते हैं प्यारे साथी। ठीक है, इसका फार्मूला H2SO4 जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है प्यारे साथी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पे निर्वात में जो है वह प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है वह निर्वात में प्रकाश की चाल होगी। निर्वात यानी कि जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं। ठीक है, हवा बिल्कुल नहीं है वहाँ पे निर्वात कहा जाता है, और वहाँ पे चाल जो है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर देखेंगे। यहाँ पे आवृत्ति मापने के लिए कौन सा किस चीज़ की इकाई का प्रयोग करते हैं। तो आवृत्ति को मापने के लिए हम लोग कौन सा इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आवृत्ति मापने के लिए हम लोग जो है वो हम लोग हर्ज का प्रयोग करते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, तो n बराबर 1/T फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो यह जूल का CGS मात्रक है, जूल का उष्मा का जो है वह CGS मात्रक है, CGS मात्रक है प्यारे साथी। ठीक है, तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन जो है वह सर्वप्रथम प्राप्त हो प्यारे साथी। ठीक है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा, जिससे आपके भविष्य बहुत उज्जवल हो पाए प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग सदा खुश रहिए। जय हिंद प्यारे साथियों।